हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू बस बिल्कुल चुप। आज गवर्नमेंट बजट चैप्टर का भोग डालना है। ठीक है जी। हाँ वो मतलब, हाँ बिल्कुल निपटा देंगे। ठीक है जी। और उसके बाद आप सबके लिए लंगर बाहर है, कड़ी चावल का। चलो। हाँ वो देखो, उसे पहले लंगर खाना है। अरे भोग भोग तो बाद में डलता रहेगा, गवर्नमेंट बजट का पहले लंगर खिलाओ। लो जी, सामने देखना बेटा। बाबू, गवर्नमेंट बजट के दो कंपोनेंट थे, बजटरी रिसीट्स और बेटा बजटरी एक्सपेंडिचर। बाबू रिसीट्स वाला पोर्शन कल पूरा कर लिया था, याद आप रखो। रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, वो रेवेन्यू रिसीट्स के दो कंपोनेंट, वो टैक्स के दो कंपोनेंट, ब्ला 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 ब्ला, सब आपने देखना है वो। ठीक है जी। बेटा बजटरी एक्सपेंडिचर, जैसे बेटा बजटरी रिसीट के दो कंपोनेंट थे, इसके भी दो कंपोनेंट है बेटा। फर्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अदर वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो डेफिनेशन सिमिलर लाइन पर है, जैसे रेवेन्यू रिसीट्स की थी, जैसे कैपिटल रिसीट्स की थी, वैसे ही बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन। बाबू वहां पर रेवेन्यू रिसीट्स की डेफिनेशन कुछ याद कराओगे क्या थी? It neither create liability nor causes reduction in any assets. यहाँ डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज है, वर्ड का हेर फेर है। It neither creates assets nor causes reduction in any liability. ठीक है ना, एसेट्स और लाइबिलिटी वर्ड रिप्लेस हो गए वहां से। ठीक है जी। और बेटा इसकी डेफिनेशन समझदार हो तो क्या होगी? इट आइदर क्रिएट्स एसेट्स और कॉजेस रिडक्शन इन एनी लाइबिलिटी। ठीक है जी। तो वो जितना बड़ा ये पोर्शन था ना, उसका बेटा 1/10 भी नहीं है पोर्शन। क्यों? क्योंकि यहां पर बेटा कोई भी अदर कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ एग्जांपल्स हैं। जैसे यहां तो बेटा अगर याद हो आपको, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स के 9 कंपोनेंट थे, टैक्स रिसीट्स के 2 कंपोनेंट थे, डीटी और आईडीटी। यहां कोई कंपोनेंट नहीं है, यहां सिर्फ एग्जांपल है। बाबू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल, सरकार का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सर, बेस्ट एग्जांपल इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई और यू में से वेजेस एंड सैलरी पेड बाय द गवर्नमेंट। बाबू सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जिसमें से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जीएसटी डिपार्टमेंट है, बिजली विभाग है, इतनी सरकारी संस्थाएं हैं। बाबू सरकार सबको सैलरी और वेजेस पे कर रही है। बेटा सैलरी और वेजेस पे कर देने से क्या कोई सरकार की कोई एसेट्स क्रिएट हो जाती है क्या? या कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाती है क्या? नहीं बेटा, ऐसी तो कोई कहानी नहीं है। तो बाबू ये बेस्ट एग्जांपल है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। दूसरा एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल, इंटरेस्ट। बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन ले रखा है, उस लोन पर बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्याज पे कर रही है। बेटा ब्याज पे करने से ना तो कोई एसेट्स क्रिएट होगी, ना ही कोई लाइबिलिटी बेटा रिड्यूस होगी, इसलिए ये भी बहुत बढ़िया एग्जांपल है बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। ठीक है जी, सिर्फ एग्जांपल है, डन। आगे बढ़ाओ जी बात। बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर की आपने डेफिनेशन तो सुनी ली, या तो एसेट्स क्रिएट होगी या तो लाइबिलिटी रिड्यूस होगी। अब वो दोनों का एक एक एग्जांपल दे देते हैं, खत्म करते हैं कहानी। बाबू सरकार के ऐसे खर्चे जिनसे एसेट्स क्रिएट हो जाती है, बेटा कुछ भी कह लो, सरकार ने पोर्ट्स बनवा दिए, एयरपोर्ट्स बनवा दिए, डैम्स बनवा दिए, ठीक है ना, मेट्रोस, बुलेट ट्रेन, ये सब एग्जांपल हो सकते हैं बेटा जिनसे एसेट्स क्रिएट होती है। ऐसे ही बेटा लाइबिलिटी रिड्यूस होने का भी एक एग्जांपल हो सकता है बेटा रीपेमेंट ऑफ लोन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन लिया हुआ था, आज बेटा उस लोन की रीपेमेंट कर दी, बेटा ये क्या करेगी? आपकी लाइबिलिटी को रिड्यूस कर देगी। ठीक है जी। बाबू ऐसे खर्चे या तो एसेट्स क्रिएट कर दे या लाइबिलिटी रिड्यूस कर दे, वो कैपेक्स है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है जी, बात ओके? हाँ जी सर। सर अकाउंट्स में मत जाओ, यहाँ आउटस्टैंडिंग का मुद्दा नहीं है। यहाँ तो जिस पीरियड के लिए आप सर्विसेज ले रहे हो उसी पीरियड की बात कर रहा हूं। ठीक है ना बाबू? वैसे आपको बता देता हूं, सरकार कितनी भी बुरी हालात में हो, सरकार सैलरी कभी भी आउटस्टैंडिंग नहीं रखती, और ये चीजें प्राइवेट सेक्टर को भी समझाई जाती है। कितनी भी बुरी हालात में हो, सैलरी वेजेस सरकार की कभी आउटस्टैंडिंग नहीं होती। ठीक है जी, पूरी अकाउंट्स में आएंगे आज तो, आउटस्टैंडिंग भी पूछो। लो जी इतनी बात ओके, बढ़ाएं बात को आगे। बाबू अब बजट बता देते हैं बेटा। गवर्नमेंट बजट टोटल 3 तरीके का है। ठीक है जी, मैंने पूरी स्लाइड्स नहीं लिखी है, 2 ही लिख पाया इतनी देर में। मैं तो आज पूरी सोच के बैठा था, सारी लिख दूंगा, बस एक्सप्लेन करूंगा बेटा।
गवर्नमेंट बजट तीन तरीके का है, बैलेंस गवर्नमेंट बजट, सरप्लस गवर्नमेंट बजट और डेफिसिट गवर्नमेंट बजट। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है बेटा बाबू बैलेंस गवर्नमेंट बजट, बेटा बैलेंस गवर्नमेंट बजट सिर्फ एक सिचुएशन में हो सकता है जब बजटरी रिसीट्स बेटा बजटरी एक्सपेंडिचर के बराबर। बाबू सरप्लस अकाउंट से बच्चे हो, इससे तो प्यार होना ही चाहिए, सरप्लस से तो प्यार है बेटा। बाबू जब रिसीट्स ज्यादा हो एक्सपेंडिचर से, क्यों विशेष, सरप्लस से ही प्यार होना चाहिए बाबू, बेचारा बोलता भी नहीं बेटा। सरप्लस गवर्नमेंट बजट जब भी रिसीट्स ज्यादा होंगी एक्सपेंडिचर से, इसी सिचुएशन को हम सरप्लस बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको आप प्रॉफिट्स बोलते हो ना, वही है ये, ठीक है जी। बाबू डेफिसिट गवर्नमेंट बजट, बेटा डेफिसिट कब होगा, जब बेटा खर्चे ज्यादा हो जाएंगे रिसीट से, तभी डेफिसिट क्रिएट होगा, ठीक है ना, मतलब लॉसेस, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात में बेटा। मेरे पास फर्दर ये टॉपिक शुरू हो रहा है, डेफिसिट गवर्नमेंट बजट, मेरे को इसकी और इसकी कोई चर्चा नहीं करनी। वैसे एक बात बताओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट कैसा होगा आपके हिसाब से। बाबू डेवलपिंग कंट्रीज की गलती नहीं है, पर बेटा किसी भी डेवलपिंग कंट्री का बजट उठाकर देख लो, वो डेफिसिट ही होता है। अब समझदार को इशारा काफी। बाबू हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, ठीक है ना सर, हमारे खर्चे ज्यादा होंगे, सरकार को करने पड़ रहे होंगे बहुत सारे खर्चे ताकि हम डेवलप्ड बने, ठीक है ना। तो जो बजट होगा हमारा हमेशा डेफिसिट होगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, गवर्नमेंट बजट इस बार आएगा 2024 1 फरवरी, पढ़कर देखना, या मैं आपको जो मेन फिगर्स हैं जो आपके लिए जाननी जरूरी है वो वाला पोर्शन अलग करके दे दूंगा, एक्सट्रैक्ट अलग करके दे दूंगा। वो होता हमेशा गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट है, लेकिन बेटा गवर्नमेंट आखिरी में बैलेंस करके ही छोड़ती है उसको, ठीक है ना। वो कैसे करके छोड़ती है वो भी सीख जाएंगे, टेंशन नहीं, ठीक है जी। है डेवलपिंग कंट्री कोई उठाकर देख लो, सबका बजट डेफिसिट होता है, पर बेटा डेफिसिट है वो बैलेंस करके छोड़ते हैं, डेफिसिट में नहीं छोड़ते। वो कैसे करते हैं बैलेंस, अभी सीखते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात में जो मैं बोल रहा हूं, समझ में आई बात बेटा। डेफिसिट गवर्नमेंट बजट की मैं बात कर रहा हूं। अब बेटा बता देता हूं, डेफिसिट गवर्नमेंट बजट तीन तरीके के हैं, ठीक है ना, तीनों पे डिस्कशन करना है और मुझे पेपर बनाना हो, पिछला जितना पढ़ा वहां से कुछ नहीं आएगा। लेकिन बेटा उसके बिना आगे ये पोर्शन नहीं हो सकता, वो इसलिए पढ़ाया गया, ऐसे मुझे घूरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई इतना भगवान नहीं हूं मैं आगे का पोर्शन पढ़ाता रहूं बिना पढ़े हुए, ठीक है ना जी। सुनो जी, अब बाबू पहले डेफिसिट बजट की मैं बात करने जा रहा हूं बेटा। पहले डेफिसिट का नाम है बेटा रेवेन्यू डेफिसिट। सब सामने देखेंगे बेटा प्लीज। अब ये टॉपिक बहुत काम का टॉपिक है, यहां से कुछ ना कुछ आएगा और हमारा डिस्कशन अगले 20 मिनट तक तीन बातों पर ही रहेगा, ठीक है जी। बाबू रेवेन्यू डेफिसिट का क्या मतलब है, अगर ये वर्ड दिखाई दे रहा है तो समझ रहे होंगे बेटा, एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे रिसीट से, तभी तो ये वर्ड लगा है बेटा। रेवेन्यू डेफिसिट किसके बराबर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है ना जी। बेटा डेफिसिट है, ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे रिसीट से, ठीक है ना जी। ऐसा समझ लो बेटा, ये है 5,000 करोड़ और बेटा रिसीट्स हैं 2,000 करोड़, 3,000 करोड़ से हम डेफिसिट में चल रहे हैं, ठीक है जी। समझ में आ रही बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात में। अभी मैं सिर्फ कैपिटल वाले पोर्शन की बात नहीं कर रहा, याद करो बजटरी रिसीट्स में और बजटरी एक्सपेंडिचर में हमने क्या क्या पढ़ा है, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब ये खर्चे इन रिसीट्स से ज्यादा हो जाएंगे तो क्रिएट होगा रेवेन्यू डेफिसिट। कोई दिक्कत तो नहीं, चलो जी। बाबू काम की बात यह है कि इनकी इंप्लीकेशंस अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर ये थियोरिटिकल आए, प्रैक्टिकल आए तो ठीक है बाबू, 1 मिनट में फॉर्मूला लगाओगे आंसर आपके सामने होगा। इंप्लीकेशन थियोरेटिकली पता होनी चाहिए ढंग से, क्योंकि अगर ये टॉपिक थियोरेटिकल आया तो यहां से कुछ और नहीं इंप्लीकेशंस ही आएंगी। बेटा क्या समझते हो आप इस बात से, क्या है रेवेन्यू डेफिसिट, रीड करा नहीं तो है मुझे। बाबू सबसे पहली बात, सबसे पहली इंप्लीकेशन हम लिखेंगे, इट क्लियरली शोज गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी टू मैनेज इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस। बेटा हम यही लिखने वाले हैं कि ये तो क्लियरली शो कर रहा है कि गवर्नमेंट से अपने डे टू डे खर्चे भी मैनेज नहीं हो रहे। बेटा और क्या होते हैं रेवेन्यू खर्चे, आप मेरी तरफ देखो प्लीज। अगर मेरे को अकाउंट्स का एंगल देना हो ना तो आप कुछ समझदार हो
तो बेटा ये दोनों आइटम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम है। वहां पर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के खर्चे को 11th में सब टीचर पढ़ाते हैं। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बच्चों, ये जितनी भी रिसीट्स हैं ये सब रेवेन्यू रिसीट्स हैं, ये हमारे डे टू डे खर्चे हैं, ये हमारी डे टू डे इनकम है। और बेटा ये बेटा अब सोच कर देख लो, जितना भी कल मैंने बताया या आज बताया, ये बेटा बैलेंस शीट को अफेक्ट करने वाली आइटम है, तभी इनका नाम कैपिटल सेलिंग किया गया। समझ में आती है बेटा बात? तो बाबू अगर मैं रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर रहा हूं तो बेटा मैं यही बात कर रहा हूं, इट क्लियरली शोज गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू मैनेज इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस, कि गवर्नमेंट्स अपने रोजमर्रा के खर्चे भी मैनेज नहीं हो रहे, सैलरी और इंटरेस्ट जैसी चीजें भी मैनेज नहीं हो रही, उसमें इतना फूंक दिया, रिसीट्स भी नहीं थी इतनी तो सरकार के पास। समझ में आई बेटा बात? दूसरी इंप्लीकेशन, बेटा अगर ये सिचुएशन परसिस्ट कर रही है तो बेटा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को डिस सेविंग्स करनी पड़ जाएंगी। अगर बेटा आपने कोई पास्ट में सेविंग्स करी हैं तो बेटा उनको तोड़वाना पड़ जाएगा, तभी तो खर्चे मैनेज करोगे, तभी तो बैलेंस क्रिएट करोगे। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रही है बेटा बात? और बाबू अगर सरकार के पास कोई सेविंग्स ही ना हो तो बेटा सरकार को लोन लेकर खर्चना पड़ेगा, दैट मींस बोरोइंग करनी पड़ेगी। और एक बात और काम की, बाबू अगर आप बोरो कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बेटा ये आपका डिपेंडेंसी बर्डन बढ़ा रहा है दूसरी अथॉरिटीज पर। मैं कहता हूं बेटा आप बोरो करने के आपके पास ऑप्शन ही कितने हैं, या तो बोरो करोगे फ्रॉम आरबीआई, और अगर आरबीआई ना दे पाए तो बेटा फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशन। तो बेटा अगर मैं फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से बोरो कर रहा हूं तो बेटा कहीं ना कहीं उनके ऊपर मेरी डिपेंडेंसी बढ़ रही है। और एक बात बताऊं, किसी भी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ना कोई बहुत अच्छी चीज नहीं मानी जाती इकोनॉमी के लिए, फिर बेटा कठपुतली बन के रह जाते हो लोग, ठीक है ना। मैं कहता हूं श्रीलंका ने भी एक ह्यूज अमाउंट बोरो किया फ्रॉम चाइना, पाकिस्तान ने ह्यूज अमाउंट बोरो किया है फ्रॉम चाइना, कभी भी उनकी इकोनॉमी हालत खराब होती है ये इनको चाइना दिखाई देता है, वो बोरो तो कर लेते हैं, उसके बाद चाइना क्या करता है, अपनी मनमानी चलाता है उनकी खुद की कंट्री में भी। तो बेटा दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंसी बढ़ना किसी भी तरीके से अच्छा नहीं होता, इकोनॉमी के हालात से सोचो तो। समझ में आ रही है बेटा बात? अगर ये सिचुएशन रहेगी तो बोरोइंग करना पड़ेगा, और बोरोइंग करना मतलब डिपेंडेंसी बर्डन बढ़ना। क्लियर है बात? और बेटा एक और काम की बात, अगर बेटा रेगुलरली बोरोइंग चली जा रही है फ्रॉम द फॉरेन इंस्टीट्यूशंस तो सर तैयारी कर लो, महंगाई बढ़ने वाली है आपके शहर में, आपके देश में। ऐसा क्यों? बाबू मैं हमेशा बोलता हूं मेरे को ज्यादा तो नहीं पता इकोनॉमिक्स के बारे में, पर इन्फ्लेशन की बात बड़ी सिंपल सी है, अगर बेटा देश में मनी सप्लाई बढ़ जाए तो इन्फ्लेशन का आना तय होता है। आपके देश में ऑलरेडी 17 लाख करोड़ रुपए हैं, और मैं कहता हूं गवर्नमेंट ने 10-20 हजार करोड़ से रेवेन्यू डेफिसिट को मैनेज करने के लिए लोन ले लिया फॉरेन से। बेटा 10-20 हजार करोड़ का लोन लिया और वो 10-20 हजार करोड़ रुपए अपनी इकोनॉमी में आपने फूंक दिए। सर मनी सप्लाई बढ़ गई होगी इंडिया की, और जब भी मनी सप्लाई बढ़ती है हमेशा इन्फ्लेशन आता है। क्लियर है ना बेटा बात? समझ में आती है? चारों इंप्लीकेशन समझ में आई? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ाएं? ठीक है जी, अगले 12-13 मिनट और हम इसी टॉपिक पर हैं बेटा। बस रेवेन्यू डेफिसिट खत्म हो गया, अगले डेफिसिट की चर्चा करने जा रहा हूं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर में आने के चांसेस लगभग बहुत अच्छे हैं इसके। बेटा नाम है फिस्कल डेफिसिट। बेटा फिस्कल डेफिसिट अगेन क्योंकि डेफिसिट है तो खर्चे तो ज्यादा हैं रिसीट से। कौन से खर्चे बेटा? टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है टोटल रिसीट से एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। बाबू शुरू का एनालिसिस बहुत काम का है इसलिए आराम से सुनना। बाबू फिस्कल डेफिसिट मतलब टोटल आपके खर्चे ज्यादा हैं टोटल रिसीट से, ये एक्सक्लूडिंग बोरोइंग का क्या मतलब है? बेटा मैं हमेशा ऐसे ही बोलता हूं, हमेशा बच्चों को ऐसे बताता हूं, बेटा फिस्कल डेफिसिट इज इटसेल्फ अ बोरोइंग। तभी ये कहता है बोरोइंग को हटा देना, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट कुछ और नहीं बोरोइंग ही है। ऐसा मैं कैसे बोल पा रहा हूं? लो बेटा मैं समझा देता हूं, दो अलग अलग एग्जांपल लेंगे और दोनों से समझने की कोशिश करेंगे कि फिस्कल डेफिसिट ही बोरोइंग होता है, और बच्चा पेपर में पता नहीं क्या क्या ढूंढ रहा होता है। लो सब सामने देखना।
बाबू हमने बजट के कंपोनेंट पढ़े थे बेटा, दो कंपोनेंट है, बजटरी रिसीट्स और बजटरी एक्सपेंडिचर। रिसीट्स भी फर्दर दो तरीके की पड़ी, रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स। खर्चे भी दो तरीके के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। मैं बोलू बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 10,000 करोड़ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 30,000 करोड़ है, और बेटा रेवेन्यू रिसीट्स हैं 5,000 करोड़। सब सामने देखो प्लीज। ठीक है जी, ये सिचुएशन चल रही है इकोनॉमी में। ठीक है, डेफिसिट बजट दिखाई दे रहा है कि नहीं अभी तक? भैया खर्चे 40,000 करोड़ के हैं, सरकार की इनकम 5,000 करोड़ है, दिखाई दे रहा है डेफिसिट। बाबू मैंने क्या बोला, होता डेवलपिंग कंट्री का हमेशा डेफिसिट है, पर गवर्नमेंट क्या करती है, उसको बैलेंस कर देती है किसी ना किसी तरीके से। बच्चे सोच रहे थे बैलेंस कैसे कर देती है, लो मैं समझाता हूँ। बाबू कैपिटल रिसीट्स के ऑल दो 4 कंपोनेंट थे जो कल हमने पढ़े थे। पहला बोरोइंग, दूसरा रिकवरी ऑफ लोन, तीसरा डिसइन्वेस्टमेंट, चौथा स्मॉल सेविंग्स। मैं कहता हूं बाकी 3 कंपोनेंट है ही नहीं, सेकंड थर्ड फोर्थ है ही नहीं। मैं कहता हूं कोई ऑप्शन नहीं है। पहला ऑप्शन लोन लेने का तो हमेशा जिंदा है सरकार के पास। सरकार बैलेंस कैसे क्रिएट करती है, ये 40,000 करोड़, ये 5,000 करोड़, 35,000 करोड़ का लोन ले तो बैलेंस हो जाएगा, सरकार लोन ले लेती है। अब इस सिचुएशन में भी देख लो बाबू, ये 40,000 करोड़ है, ये 5,000 करोड़ है आपके पास। बेटा फिस्कल डेफिसिट कितना है, 35,000 करोड़ था, वो सरकार कैसे मैनेज करेगी बेटा, थ्रू बोरोइंग ओनली। दैट मींस फिस्कल डेफिसिट इज इटसेल्फ अ बोरोइंग। जितना फिस्कल डेफिसिट आता है उतना सरकार बोरो ही करती है। दूसरी बात, एग्जाम्पल को मैं चेंज कर रहा हूं, ये दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं कहता हूं दूसरा कंपोनेंट था इसका रिकवरी ऑफ लोन, थर्ड था डिसइन्वेस्टमेंट, फोर्थ था स्मॉल सेविंग्स। ये तीनों मिलाकर सरकार के पास 20,000 करोड़ के हैं। अच्छा जी, ठीक है, 20,000 करोड़ के। बाबू टोटल खर्चे 40,000 करोड़, टोटल रिसीट्स 25,000 करोड़। कितना है फिस्कल डेफिसिट, 15,000 करोड़। बेटा बैलेंस कैसे क्रिएट करोगे, 15,000 करोड़ का लोन लोगे ना, जितना फिस्कल डेफिसिट आया उतना ही तो लोन लोगे। फिस्कल डेफिसिट इटसेल्फ अ बोरोइंग। मैंने कब गलत कहा? इसलिए कहा जाता है इसको एक्सक्लूड कर दो बोरोइंग को, क्योंकि वो है ही बोरोइंग के बराबर। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, देखो बड़ी फेयर बात न्यूमेरिकल के लिए। अभी बच्चा क्या कर रहा होता है, कई बार पेपर आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट देता है, कई बार, कि 2023 का गवर्नमेंट बजट ऐसा था, एक्सट्रैक्ट आपकी बुक में भी प्रिंटेड है। 2022 की बुक में 2022 का था, 2021 की बुक में 21 का था। हर साल गवर्नमेंट बजट प्रिंट होता है हर बुक में लगभग। ठीक है जी बाबू, वो आपसे कहते हैं कैलकुलेट द डिफरेंट डेफिसिट बजट्स, और बच्चा फिस्कल डेफिसिट ना निकाल रहा होता है, ये फॉर्मूले लगा लगा के फॉर्मूला लगाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। टोटल रिसीट को पहले डिनोट करेगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपेक्स से बना है, ये रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट से बना है। और भाई पता नहीं कितना लेंदी सॉल्व करेंगे। अरे बेटा उस गवर्नमेंट बजट में बड़ी एक अच्छी जगह पर लिखा होता है बोरोइंग, उठाकर बोरोइंग की फिगर कॉपी कर दो, फिस्कल डेफिसिट होता ही बोरोइंग है। अगर आप सॉल्व कर रहे हो ना उसको, इसको पूरे न्यूमेरिकल को सारे फॉर्मूले लगाकर, सर आपको पढ़ा ही नहीं आपने कुछ, आप सिर्फ रट्टू तोते हो और कुछ नहीं हो। समझा ही क्या फिर आपने इकोनॉमिक्स में? और मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत सारे टीचर कराते हैं फॉर्मूला से सॉल्व। फिस्कल डेफिसिट होता ही बोरोइंग है भाई। क्लियर है बेटा बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू इसकी इंप्लीकेशन रेवेन्यू डेफिसिट से मिलती जुलती हैं, लेकिन एक आध बात अलग है। ठीक है जी, सब सामने देखें। सबसे पहली बात ही कर देते हैं बेटा, जो सबसे मुश्किल बात है। बाबू अगर किसी भी हाल में सरकार टोटल एक्सपेंडिचर मैनेज ना कर पाई, टोटल रिसीट से वो एक्सीड कर गया, मतलब फिस्कल डेफिसिट अराइज हो गया, सर तैयारी कर लो, आप डेब्ट ट्रैप में फंस गए हो। पहली इंप्लीकेशन है फिस्कल डेफिसिट आना, मतलब सरकार 10-12 साल तक तो फंस गई, बहुत बुरी फंस गई। जब तक एक बहुत बड़ा रेवेन्यू नहीं आएगा सरकार इस डेब्ट ट्रैप से बाहर नहीं आएगी, ये डेब्ट ट्रैप में फंस गई है। कोई बता सकता है कैसे डेब्ट ट्रैप है? हैंड रेज कर लो यार, ऐसे ये ना ये झुंड में शिकार करते हैं, शेर अकेला शिकार करे। हाँ जी परिधि जी बताओ। बाबू इसको और अच्छे से बता सकते हैं हम, देखो बाबू फिस्कल डेफिसिट अराइज हुआ, सामने देखो फिस्कल डेफिसिट अराइज हुआ, कैसे खत्म करना चाहोगे? बोरोइंग। फिस्कल डेफिसिट को कोप अप करने के लिए बोरोइंग करोगे,
बेटा बोरोइंग के साथ कहीं ना कहीं एक पेमेंट जुड़ी है जिसका नाम है इंटरेस्ट। इस बोरोइंग का हर साल ब्याज दोगे? बेटा अगर इंटरेस्ट पे करोगे, इंटरेस्ट से क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो रेवेन्यू डेफिसिट अराइज होगा, और रेवेन्यू डेफिसिट भी तो बोरोइंग से ही कवर करते हो। सुन लो आराम से, इसको जल्दी नहीं है मुझे। बेटा अगर फिस्कल डेफिसिट आया तो समझ लो बेटा कई साल जाएंगे, डेब्ट ट्रैप में ही फंसे रहोगे। क्यों बोल रहा हूं मैं बात? भैया जितना फिस्कल डेफिसिट होगा उतनी तो बोरोइंग करोगे, बोरोइंग करी तो ब्याज देनी है, ब्याज देनी है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही तो पार्ट होता है। आज ही तो पढ़ाया, आपकी सैलरी और वेज इंटरेस्ट दो ही तो एग्जांपल दिए। सर ब्याज दोगे, ब्याज मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा तो रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ेगा, रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ा तो उसको कैसे कोप अप करते हो ये देख लो। रेवेन्यू डेफिसिट को भी तो कोप अप करने के लिए लोन ही लेते हो, बाहर नहीं निकलोगे कई साल तक। समझ में आती है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब वो अगेन दूसरी बात सेम है जो मैंने अभी रेवेन्यू डेफिसिट में बोली थी। बेटा अगर बोरोइंग कर रहे हो, जो कि करनी पड़ेगी फिस्कल डेफिसिट के केस में, बेटा आपका डिपेंडेंसी बर्डन दूसरी अथॉरिटीज पर बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है जी? और डिपेंडेंसी बढ़ना, बर्डन दूसरी कंट्रीज पर, दूसरी अथॉरिटीज पर बढ़ना कभी अच्छा नहीं होता, कभी भी अच्छा नहीं होता। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? दो बातें ओके पक्का से। तीसरी बात काम की बात, और ये चेंज बात है बेटा। बेटा कई बार गवर्नमेंट इस खर्चे को, इस फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करती है थ्रू डेफिसिट फाइनेंसिंग। बेटा डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? बाबू मेरे खर्चे 40,000 करोड़ के, लेकिन रिसीट्स 25,000 करोड़ की, 15,000 करोड़ कम है। बाबू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई को कह दिया एडिशनल करेंसी प्रिंट कर दो 15,000 करोड़ की। इसे बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब गवर्नमेंट बेटा अपने खर्चे को मैनेज करने के लिए नई करेंसी प्रिंट कराते, 15,000 करोड़ की करेंसी प्रिंट कराकर इकोनॉमी में फूक रहे हो, क्या बात, तो मैं अंदाजा नहीं है कि इन्फ्लेशन आ सकता है? बाबू अगर आप इस प्रैक्टिस या इस प्रैक्टिस में बिलीव करते हो, जो कि करना ही पड़ेगा, इन दोनों में से एक के ऊपर रिलाय करना पड़ेगा, बेटा तैयारी कर लो, इन्फ्लेशन भी आएगा, इकोनॉमी में कोई रोक नहीं पाएगा। फॉरेन से लोन लाकर खर्चोगे, इकोनॉमी में एडिशनल पैसा डालोगे, इन्फ्लेशन। सर अपने देश में करेंसी प्रिंट करा के खर्चोगे, नया इकोनॉमी में पैसा डालोगे, इन्फ्लेशन। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात ओके? बढ़ जाए आगे? तो पूछ लो, कुछ पूछना है तो। मामला ज्यादा गर्म है। हाँ जी यस, उस टाइम पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, लेकिन आपने उस टाइम पर डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात करी थी, मैंने कहा बिल्कुल ठीक लिखा है आपने, इसलिए तो मैंने कहा था ठीक लिखा। सारे पॉइंट आ सकते, आया था ना, शिविका ने भी ठीक किया था वो क्वेश्चन, याद आ रहा है? इसने भी ठीक किया था, 2-3 बच्चों का ही ठीक था वो, नहीं था, तेरा भी ठीक था, तेरा भी ठीक था, तभी कह रहा तू कि मेरा भी तो ठीक था, उसमें इसके ज्यादा नंबर आए थे तभी कूद रहा है। चलो जी, बात ओके क्या बेटा? इतनी कुछ पूछना है इसमें से? बढ़ाएं बात को आगे। बेटा थर्ड टाइप ऑफ डेफिसिट, बाबू 1 मार्कर्स के लिए अच्छा है ये, पर 3 मार्क में ये क्वेश्चन डिजर्व नहीं करता, ठीक है ना? 3 मार्कर्स के लिए तो मुझे को फिस्कल डेफिसिट से अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं लगता, उसकी इंप्लीकेशन आनी चाहिए अगर थ्योरेटिकली आया तो। बाबू प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है बेटा, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, लेकिन बेटा इसको समझना उतना ही मुश्किल है, सामने देखना प्लीज। बाबू मैं कहता हूं आपने 2023 में ना 100 CR का लोन लिया, बोरोइंग करी 100 CR की, ठीक है? और मान लो ये जो 100 CR की बोरोइंग है बेटा, ये 10% इंटरेस्ट पे पैसा मिला हुआ है सरकार को, ठीक है जी? 10% में 100 CR आपने लिए। 2024 में ना आपने टोटल बोरोइंग करी, इस साल टोटल बोरोइंग करी, लेट सपोज मैं बोलता हूं 100 CR, ठीक है जी? बाबू
प्राइमरी डेफिसिट क्या बताता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। लेकिन हमेशा ध्यान रख लेना, ये इंटरेस्ट पेमेंट कौन सी होती है? इंटरेस्ट पेमेंट वो होती है जिसकी बोरोइंग आपने पिछले साल की है। आप खुद समझो, अगर 2023 में सरकार लोन लेके आई है तो उसका ब्याज कब देगी? 2024 में देगी, एक साल पूरा होने पर। सरकार ने कितना ब्याज दिया होगा बेटा इस साल? 2023 में लोन लिया था 100 करोड़, 10% ब्याज पे कितना दिया होगा? 10 करोड़। ठीक है जी बाबू, प्राइमरी डेफिसिट 90 CR। फॉर्मूला नहीं बताना, फॉर्मूला तो आप घर बैठ के भी बहुत कर लोगे। इसका मतलब पता होना चाहिए, रीड करना आना चाहिए। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या है, सब सामने देखना है बेटा। बाबू प्राइमरी डेफिसिट बेसिकली पता है क्या बताता है? कि करंट ईयर की वजह से मैंने कितना बोरो किया। ये करंट ईयर की वजह से कितना बोरो किया बेटा? मैंने टोटल बोरोइंग नो डाउट 100 करोड़ की है। अब ये तो नहीं किसी को डाउट कि मैं इसको बोरोइंग बोल रहा हूं। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? इज इटसेल्फ अ बोरोइंग। मैंने टोटल जरूर 100 करोड़ का लोन लिया है, पर इस साल की वजह से 90 करोड़ का ही लोन लिया है। 10 करोड़ का लोन तो इस वजह से लेना पड़ा क्योंकि पिछले साल लोन लिया था, उसकी ब्याज देनी थी। समझ में आई बेटा बात? चेंज करते हैं बात को, सामने देखते रहना बेटा, सामने देखते रहना बेटा, क्योंकि मेरे को थोड़ी जल्दी है कोर्स पूरा करने की। आप बातें करते हो, मेरे पास चुप कराने का टाइम नहीं। आप बातें कर रहे हो, छुटता है बाबू। मैं कहूं पिछले साल आपने लोन ना 1000 करोड़ का लिया, सब सामने देख रहे हैं बेटा, 1000 करोड़ का लिया। इस साल टोटल बोरोइंग करी आपने 100 करोड़। और बेटा पिछले साल जो लोन लिया था 1000 करोड़ था, 10% ब्याज पर, मतलब उसका ब्याज भी कितना दिया होगा? 100 करोड़। और प्राइमरी डेफिसिट कितना आ गया? 0। मतलब बताओ कि मैंने जरूर लोन 100 करोड़ लिया है। फिस्कल डेफिसिट इटसेल्फ अ बोरोइंग, मैंने जरूर बोरोइंग 100 करोड़ की है, पर मेरी करंट ईयर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी लोन की। करंट ईयर की रिक्वायरमेंट 0 थी। ये 100 के 100 करोड़ का लोन क्यों लेना पड़ा? क्योंकि पिछले साल जो बोरोइंग करी थी उसका ब्याज देने के लिए लोन लेना पड़ा। समझ में आ रही बेटा? अगर प्राइमरी डेफिसिट 0 है या बहुत लो है तो समझ जाना बेटा, करंट ईयर की वजह से आप बोरो नहीं कर रहे। इंटरेस्ट बर्डन फोर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बोरो। इंटरेस्ट बर्डन फोर्स कर रहा है सरकार को लोन लेने के लिए। एक ही मार्क की इंप्लीकेशन है इसकी। प्राइमरी डेफिसिट इफ 0 और लो, that means government of interest payment forces the government of India to borrow. That's it. क्लियर है बेटा? मतलब समझ में आया पक्का से? इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी हैं और जब करोगे थोड़ी थोड़ी हंसी आती रहेगी। 3rd क्लास में पहुंच गए, कुछ नहीं कर रहे प्लस माइनस के अलावा। इसकी इंप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल तो आप देखो भैया 3 फॉर्मूला है, कुछ नहीं, माइनस माइनस ही करने। ठीक है जी, चलो जी बाबू लास्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ये स्लाइड लिखना चाहता था मैं भैया, अच्छे हैं, लिखेगा कौन इतने बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव। लो पहले लेंगे बस, इसको तो ऐसे ही खत्म करें बाबू। ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट बेटा 6 हैं टोटल, ठीक है, और फेयर चांसेस है 3 मार्क्स में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां से आया है, बहुत बार आया। कभी कोई पूछते हैं, कभी कोई पूछते हैं, चलो जी पूछ लेना जो पूछना। 6 के 6 का डिस्कशन करते हैं बाबू। फर्स्ट वन जो बुक के हिसाब से इसको सबसे लास्ट में पकड़ेंगे। सेकंड वन बुक में लिखा हुआ है रिड्यूस द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। बाबू गवर्नमेंट अपने बजट से ही चाहती है और ऐसा करती भी है कि जो इनइक्वालिटी हमारे देश में है और बहुत बड़ी है बाबू, उसको खत्म करती है। वो इनइक्वालिटी पैट कमिंस अभी बताई तो थी इनइक्वालिटी आपको, कुछ दिन पहले ही तो बताई थी सर। मैं वैसे आईडी में इसका डिस्कशन करता हूं, याद हो अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा था इक्विटी, वहां करी थी ना बात। एक डॉक्टर एक सर्जरी के 1 लाख रुपए लेता है और बाहर खड़ा हुआ वॉचमैन क्या करता है बेटा? 8000 रुपए महीना कमाता है। ठीक है ना जी बाबू? सरकार इस इनइक्वालिटी को खत्म करती है सर, करती है बजट से। कैसे बेटा? सरकार रिच के ऊपर टैक्सेस बढ़ाई जा रही है और बेटा पुअर के ऊपर टैक्सेस कम करे जा रही है। बेटा मैंने आपको अभी टैक्स स्लैब भी बताया था डायरेक्ट टैक्सेस का, जब मैं प्रोग्रेसिव इन नेचर बता रहा था। 5 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं है, 5 से 10 तक 20%, 10 से ज्यादा 30%।
अब बाबू मैं कहता हूं एक आदमी ने 5 लाख कमाए, कोई टैक्स देना है नहीं, और एक आदमी ने 6 लाख कमाए तो भाई शुरू के 5 पे कुछ नहीं दिया, अगले 1 लाख पे 20%, 20,000, सरकार 20,000 खा गई, कितने बचे 580। भैया गैप कम कर दिया नहीं कर दिया सरकार ने? इनइक्वालिटी कम करने की कोशिश सरकार तो करिए। आपने 12 लाख कमाए तो पहले 5 पे कोई टैक्स नहीं, अगले 5 पे 20%, 1 लाख, अगले 2 लाख पे 30%, 60,000, 1,60,000 सरकार खागी, 12 में से 10, 40 बचे। थोड़ी तो सरकार ने इनइक्वालिटी कम कर दी। और आपको बता देता हूं सीएस टुकटुकी लगा के बैठते हैं बजट पे। क्यों? 15 मिनट बाद ही क्लाइंट का फोन आने शुरू, सर हमारे लिए क्या हुआ, सर हमें तो बता दो। जितने न्यूज चैनल पे देखेंगे, हर न्यूज चैनल 2-2, 4-4 सीए लेके बैठा होता है, जो बोलती जाएंगे निर्मला सीतारमन जी, वो एनालिसिस करते रहेंगे, वो न्यूज चैनल रिपोर्टिंग करते जाएंगे। समझ में आ रही बेटा बात? बजट से ही बेटा इनकम टैक्स के रेट आते हैं, किस साल इनकम टैक्स स्लैब क्या रहेगा। समझ में आती है बेटा बात आपको? देख लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बढ़ जाए आगे पक्का? चलो जी बाबू, थर्ड हेडिंग इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सब सामने देख रहे हैं बेटा। थर्ड हेडिंग इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बाबू अगर बजट से पहले इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, या तो इन्फ्लेशन है या तो डिफ्लेशन है, बाबू सरकार इसको कंट्रोल कर सकती है थ्रू बजट, और ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। अगर इन्फ्लेशन है तो क्यों आया होगा इन्फ्लेशन? समझदार हो, मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा होगी तभी तो आया होगा। बेटा गवर्नमेंट ऐसे केसेस में अपने एक्सपेंडिचर कम डिक्लेयर करती है बजट में, ताकि वो कंट्रोल कर सके इन्फ्लेशन को। और अगर डिफ्लेशन है तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ा देती है ताकि मार्केट न्यूट्रल हो जाए। हो गई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? रिड्यूस द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, डन। आगे बढ़ाएं बाबू। फोर्थ हेडिंग है बुक में, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। बेटा सरकारी संस्थाएं भी सरकार मैनेज करती है बजट से। बाबू अगर गवर्नमेंट को लगता है किसी भी पब्लिक सेक्टर को रिक्वायरमेंट है तो सरकार कहां देगी पैसा? भैया बजट में ही एलोकेट करेगी, और कहां करेगी। ठीक है ना जी? मैं कहूं आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि रेलवे को 10-12 बुलेट ट्रेन की जरूरत है, 2-4 तेजस एक्सप्रेस की जरूरत है, 2-4 वंदे भारत की एक्सप्रेस की जरूरत है, 2-4 भारत एक्सप्रेस की जरूरत है। सर कहां डिक्लेयर होंगी? गवर्नमेंट बजट के दिन ही डिक्लेयर होंगी, और कब होंगी? समझ में आती है बेटा बात? बुलेट ट्रेन की घोषणा जब पहली बार हुई थी, बजट वाले दिन ही हुई थी, उठाकर देख लेना हिस्ट्री। ठीक है जी? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सारी बातें समझ में आ रही हैं? बढ़ाएं बात को आगे बाबू। एक और हेडिंग है, रिड्यूस द रीजनल डिस्पैरिटीज। और ये मैं आपको बता देता हूं, किसी फाइनेंस मिनिस्टर को लगता नहीं था एक्सेप्ट मनमोहन सिंह जी, बहुत तगड़े फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं वो इंडिया के। बाबू रीजन वाइज डिस्पैरिटी है, ये तो समझते हो इंडिया में। अब मुंबई और नागल बराबर तरक्की किया हुआ है क्या? रीजनल डिस्पैरिटीज हैं या भगवानपुर और बेंगलोर बराबर तरक्की किया हुआ है क्या? सर रीजनल डिस्पैरिटीज हैं। बेटा आपको बता देता हूं, कोई ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस का आदमी ऐसा होगा नहीं जो कह दे कि गवर्नमेंट अपने बजट से कि किसी शहर की किसी देश की तरक्की कर देगी। किसी को लगता ही नहीं था जब तक मनमोहन सिंह जी ने करा नहीं। तो बाबू मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं बद्दी और भगवानपुर का, ठीक है ना बाबू? बिल्कुल खत्म, बिल्कुल बैकवर्ड इलाके डेवलप ही नहीं हो रहे थे, बिल्कुल नहीं हो रहे थे। मनमोहन सिंह जी ने कहा मैं डेवलप करके दिखा दूंगा। मैंने कहा आप फाइनेंस मिनिस्टर हो, आपका क्या रोल है इस चीज में? आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने टैक्स हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया, टैक्स हॉलीडे डिक्लेयर करा फॉर 10 ईयर्स, गवर्नमेंट बजट से ही किया। 2003 में किया, 2013 तक था कि 10 साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर इस पर्टिकुलर जगह पर इंडस्ट्री लगती है। सर बद्दी में एक ही साल में 1000 फैक्ट्री लगी, और भगवानपुर में बेटा एक ही साल में 500 लगी। आज की तारीख में टोटल 3000 3,500 फैक्ट्री है उस भगवानपुर के अंदर, जगह सिकंदरपुर, उसी इंडस्ट्रियल एरिया में 3500 फैक्ट्री। जो लोग हंसते थे मनमोहन सिंह जी पे, उन्होंने कहा कर लो, मैंने करके दिखा दिया। रीजनल डिस्पैरिटी खत्म कर दी मैंने। कैसे करी? बजट के दिन से करी, टैक्स हॉलीडे डिक्लेयर करके करी। समझ में आया बेटा? रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज। ठीक है जी बाबू। एक और हेडिंग आती है इकोनॉमिक ग्रोथ।
बाबू हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रोथ करती है अगर रेट ऑफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए। ये टर्म दोनों इकट्ठे ही बोली जाती हैं, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। क्या होती है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट? बेटा हाउस होल्ड अपना पैसा जोड़ता है बैंक्स में और बैंक इसको लोन पर देता है आगे बिजनेस फर्म्स को। बेटा हम जो पैसा जोड़ते हैं वो सेविंग्स है, जो बैंक बिजनेस फर्म को देता है इसको बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स की भाषा में। ठीक है जी बाबू, जितने ज्यादा ये सेविंग्स होंगी, जितना ज्यादा ये खर्चा होगा, उतनी इकोनॉमी ग्रो करेगी। फर्म बेटा लोन ले लेके नई नई फैक्ट्री लगाएं, उतना ही तो जीडीपी बढ़ेगा। ठीक है ना जी बाबू, सरकार गवर्नमेंट बजट से बिल्कुल अच्छे से चाहती है कि ये ओवरऑल रेट ऑफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहे। वो बढ़ता कैसे है? लालच। हाउस होल्ड को लालच दिया जाता है कि सेविंग बैंक रेट इंटरेस्ट हम बढ़ाने जा रहे हैं, वो जोड़ेगा। या सरकार नई नई स्कीम लाती है, कितना पैसा जमा करो इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, इतना जमा करो इस स्कीम में इतना देंगे। ठीक है ना बाबू, बहुत सारी सरकार की स्कीम आती रहती है बाबू, आप जमा करते हो सरकार को पैसा मिल जाता है और सरकार क्या करती है बेटा, इनको कहती है सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगे। कोई ना कोई स्कीम लगाकर इनको सस्ता लोन देती रहती है। बेटा इकोनॉमी में पैसा पहुंचता रहता है, नई नई फैक्ट्रीज लगती रहती हैं, जीडीपी बढ़ता रहता है। इकोनॉमी ग्रोथ का ओवरऑल सब कुछ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के हाथ में ही है। सरकार चाहती है इन दोनों का रेट बढ़ता रहे, हर हाल में बढ़ता रहे। ठीक है जी, हाउस होल्ड को अलग लालच ज्यादा ब्याज का, उनको अलग लालच कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन का। सब बजट से 5 बातें ओके। लास्ट बात बाबू, हेडिंग का नाम है रीएलोकेशन, और बैठ के सुनना और खड़े होके बोलने में बहुत फर्क है। आके बोल लो, मैं तो परेशान होता नहीं, ज्यादा परेशान होते हैं एक रहेगी निकलो। बाबू हेडिंग है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, सामने देखना बेटा। बाबू बजट से सरकार अपने रिसोर्सेस को रीएलोकेट करती रहती है, कहीं से कमाती रहती है, कहीं खर्चती रहती है। बाबू देखो सरकार चाहती है हर हाल में अपने दोनों ऑब्जेक्टिव पूरे करना। सरकार चाहती है मैं कमाती भी ठीक ठाक रहूं और लेकिन सोशल वेलफेयर भी करती रहूं। ठीक है ना। अब जो चीजें हार्मफुल हैं उन पे टैक्सेस हर साल बढ़ जाते हैं, उठाकर देख लो भाई साहब, इतिहास है। ठीक है ना। कभी लीकर पे टैक्स हुआ करते थे 100%, बजट आया 110 कर दिया, बजट आया 120, 130, 140, 200% पार कर चुके हैं। तंबाकू तंबाकू सब 200% पार कर चुके हैं। सरकार वहां से तो कमा लेती है, अपना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पूरा कर देती है। जितना कमाया सब भाई साहब कहीं ना कहीं सब्सिडी देकर खत्म कर देती है। अपने रिसोर्सेज को एलोकेट ऐसे करती है सरकार कि सोशल वेलफेयर बना रहे। सरकार को लगता है यार ये सोलर पैनल का जमाना आना चाहिए यार, रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट करना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल को सपोर्ट करना चाहिए। इनको लुटेंगे हार्मफुल प्रोडक्ट को और यहां लुटा देंगे पैसा। कितना सही सोचती है ना सरकार। एक बात और, अगर सब्सिडी ऑफर करने के बाद भी अगर सरकार को लगे कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे इस चीज के प्रोडक्शन में, मान लो कभी लगे, वैसे ऐसा होता नहीं, सब्सिडी तो भैया प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को अट्रैक्ट करती है। उनको लगता है हमें सब्सिडी में ले लो, मैं बना लेता हूं इलेक्ट्रिक व्हीकल, मुझे छोड़ दो कुछ पैसे, सोलर पैनल मैं बना लेता हूं। पर अगर नहीं करोगे, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर सब्सिडी के बाद भी ना करे, तो भैया हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, ध्यान रखना। सरकार उस चीज का डायरेक्ट प्रोडक्शन खुद स्टार्ट कर देती है। आप नहीं करोगे तो सरकार प्रोडक्शन कर देगी, पक्की बात है। तो ये सब है भैया ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है जी, चलो न्यूमेरिकल कर ही लेते हैं, 9 है। आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।